Good morning, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 19th of May 2022, Thursday. Motivation of the day is someone sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1 of Business Standard. EAC PM's report suggests a scheme for urban jobless. So EAC PM stands for इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। तो EACPM का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। तो रिसेंटली EACPM ने एक रिपोर्ट कमीशन करी है दैट इज टाइटल्ड द स्टेट ऑफ inequality in India. So this report has been commissioned by EACPM and prepared by Institute for Competitiveness. So recently ये report publish हुई है और इस report के according गवर्नमेंट को बोला गया है, गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दी गई है कि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट एक डिमांड बेस्ड एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लाए. सो दिस रिपोर्ट हैज सजेस्टेड दैट गवर्नमेंट शुड ब्रिंग डिमांड बेस्ड गारंटी एम्प्लॉयमेंट स्कीम स्पेसिफिकली फॉर अर्बन एम्प्लॉयड ऑन द लाइन ऑफ MGNREGS. तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की तरह ही अर्बन अनएम्प्लॉयड के लिए भी एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम गवर्नमेंट लाए. इसके अलावा इस रिपोर्ट में यूनिवर्सल बेसिक इनकम UBI के लिए भी सजेशन दिए गए हैं और ये कहा गया है कि जो सोशल सेक्टर है उसमें ज़्यादा फंडिंग गवर्नमेंट को करनी चाहिए, उसमें हायर फंडिंग इंश्योर करनी चाहिए जिससे कि जो इनइक्वालिटी है कंट्री में वो इनइक्वालिटी रिड्यूस हो सके. तो अर्बन सेक्टर के लिए डिमांड बेस्ड गारंटी एम्प्लॉयमेंट स्कीम को सजेस्ट किया है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम को सजेस्ट किया है और सोशल सेक्टर में हायर फंडिंग को रिकमेंड किया है जिससे कि इनइक्वालिटी जो इंडिया का सबसे बड़ा या हम बोल सकते हैं एक बहुत बड़ा चैलेंज है, चाहे वो स्टेट के टर्म्स में हो, चाहे वो इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स के टर्म में, चाहे वो इंडिविजुअल सिटीजन्स के टर्म में. इनइक्वालिटी इज़ वेरी हाई इन इंडिया. तो उसको टैकल करने के लिए कुछ सजेशंस को रिकमेंडेशन दी थी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने इनटू दिस रिपोर्ट. इसके अलावा कुछ ऑब्जर्वेशंस भी हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की लेबर मार्केट को लेकर के. एज पर द काउंसिल, wages have been growing. These are concentrated marginalizing the poor. ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं हो रहा या वेजेस बढ़ नहीं रही. इंडिया में वेजेस बढ़ रही हैं. अगर पिछले कुछ सालों का डेटा देखें तो वेजेस और सैलरीज बढ़ रही हैं, बट दिस इंक्रीज इन वेजेस एंड सैलरी इज एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर सेगमेंट. स्पेशली जो पुअर हैं, जो BPL इंडिविजुअल्स हैं या हाउस होल्ड्स हैं, दे आर गेटिंग मार्जिनलाइज्ड फ्रॉम दिस सैलरी हाइक और वेजेस हाइक. मीन्स उनके वेजेस में कोई बहुत ज़्यादा या उनकी सैलरी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है. और जिस तरह से अर्बन और रूरल एरियाज़ में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को लेकर के डिफरेंस है, इट एक्चुअली emphasize the need for demand based employment guarantee scheme for urban sector as well. जैसे कि मनरेगा चल रही है रूरल सेक्टर के लिए, रूरल एरियाज़ के लिए, इसी तरह अर्बन एरियाज़ में अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए डिमांड बेस्ड एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की ज़रूरत है क्योंकि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अर्बन और रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. तो वेडनेसडे को ये रिपोर्ट जो EACPM के चेयरमैन हैं मिस्टर बिबेक देबरॉय, उन्होंने रिलीज़ करी. और इस रिपोर्ट की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रिकमेंडेशन है दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ UBI, यूनिवर्सल बेसिक इनकम. तो बेसिकली एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके तहत गवर्नमेंट हर इंडिविजुअल को एक मिनिमम इनकम देगी मंथली, लेकिन इसके अलावा जो अदर सब्सिडीज हैं, एग्जम्पशंस हैं, रिबेट्स हैं, वो सारे रिटर्न बैक या उनको रिमूव कर दिया जाएगा. तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल स्टेटस और बैकग्राउंड गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस द UBI, ऐसा मानना है EACPM की रिपोर्ट का. हालांकि यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लेकर के बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं ओपिनियन में, दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस हेयर.
बट एज ऑफ नाउ EACI इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के अकॉर्डिंग UBI यूनिवर्सल बेसिक इनकम कुछ हद तक जो इनकम गैप है, जो इनइक्वालिटी है इंडिया में, उसको रिमूव कर सकती है, मोर स्पेसिफिकली लेबर मार्केट में। एंड इफ़ यू आर अवेयर अबाउट द इकोनॉमी यू मस्ट बी नोइंग कि जो UBI का कंसेप्ट सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 में लाया गया था, जहाँ पर इस पर्टिकुलर यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लेकर के कुछ या उसी की तरह से उसी की लाइन में कुछ रिकमेंडेशंस दी गई थी, जहाँ पर ये बोला गया था इकोनॉमिक सर्वे में कि अप्रॉक्सीमेटली 7,620 रुपये पर पर्सन पर एनम ट्रांसफ़र किए जाने चाहिए एज पर द तेंदुलकर कमेटी पॉवर्टी लाइन। तो जो पुअर इंडिविजुअल्स हैं, हाउस होल्ड्स हैं, उनको अप्रॉक्सीमेटली 7,500 पर पर्सन पर एनम गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करे। किसके बेसिस पर? तेंदुलकर कमेटी की जो पावर्टी लाइन की जो थ्रेशोल्ड था उसके बेसिस पर। और अगर इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को एक्सटेंड कर दिया जाए 3/4 पॉपुलेशन पर फॉर इम्प्लीमेंटिंग UBI, तो पब्लिक एक्सचेकर पर अप्रॉक्सीमेटली GDP का 4.9% का बर्डन और इंक्रीज हो जाएगा। तो जो इंडिया की GDP है उसका 4.9% बर्डन एक्सचेकर पर जाएगा बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम और बेसिक इनकम फॉर रिमूविंग द इनइक्वालिटी इन इंडिया। तो फिलहाल के लिए इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने UBI को सपोर्ट किया है, या ये हम बोल सकते हैं कि रिकमेंड किया है फॉर रिमूविंग द इनइक्वालिटी। दीज आर द की फाइंडिंग्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। द शेयर ऑफ टॉप 1% अकाउंट फॉर 6 to 7% ऑफ टोटल इनकम अर्न, वाइल टॉप 10% अकाउंट फॉर 1/3 ऑफ ऑल इनकम अर्न, जिसे पेरेटो लॉ बोलते हैं। और कई बार ये कई रिपोर्ट्स में ये चीज़ देखने को भी मिलती है। ये जो फाइंडिंग है दिस इज़ नॉट पेक्यूलियर कि जो एक लार्ज सेक्शन है पॉपुलेशन का वो मिनिमम असेट्स हेल्ड करता है, और जबकि जो एक स्मॉल सेक्शन है पॉपुलेशन का वो असेट्स का या वेल्थ का लार्ज सेक्शन पजेस करता है। तो दिस इज जनरली कॉल्ड एज परेटो लॉ। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर इट मच। तो ये एक की फाइंडिंग है। अपार्ट फ्रॉम इट, एज पर द 2019 एंड 20 डेटा और एम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज को देखा जाए तो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स की जो कैटेगरी है वो सबसे ज़्यादा है। अप्रॉक्सीमेटली 45.78% जो एम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज थी उसमें 45.78% जो है वो केवल और केवल सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स थे। एंड दिस वॉज फॉलोड बाय रेगुलर सैलरीड वर्कर 33.5% एंड कैजुअल वर्कर्स इज 20.71। तो सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स का, हम बोल सकते हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी का है, जो कि बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी लॉ और लेबर लॉज के तहत कवर नहीं होते। एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ अ नीड टू इंट्रोड्यूस द UBI। ये रैशनल दिया है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने कि इनइक्वालिटी को कवर करने के लिए UBI की ज़रूरत है अभी फ़िलहाल के लिए, और एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम अर्बन सेक्टर के लिए भी चाहिए। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। MPC members argued for front loading rate hikes. So most member of the MPC, that is monetary policy committee, are arguing for front loading interest rate hike। जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, चाहे वो CPI हो, WPI ने 15 का मार्क्स भी क्रॉस कर दिया है, तो जिस तरीके से इन्फ्लेशन इंडिया में बढ़ रही है उसको देखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो कुछ मेंबर्स हैं, या बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, दे आर आर्ग्यूइंग फॉर front loading interest rate hike in order to tackle the inflation। So off cycle monetary policy review meeting जो कि इस मंथ में हुई थी, जिसके मिनट्स ऑफ मीटिंग वेडनेसडे को पब्लिश हुए हैं, उसमें जो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स थे वो इंटरेस्ट रेट हाइक को प्रपोज कर रहे थे या उसको सपोर्ट कर रहे थे, और इसीलिए RBI ने सरप्राइज मूव में रेपो रेट और CRR को इंक्रीज किया था। इन अर्ली में द रेट सेटिंग कमेटी मेट अनशेड्यूल्ड एंड यूनानिमसली डिसाइडेड टू हाइक द रेपो रेट बाय 40 बेसिस पॉइंट। तो लास्ट टाइम में जो सरप्राइज मूव में RBI ने रेपो रेट और CRR को इंक्रीज किया था, दैट वाज एक्चुअली सपोर्टेड बाय मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ MPC।
एज पर द रिसेंटली पब्लिश मिनट्स ऑफ मीटिंग। मिनट्स ऑफ मीटिंग्स क्या होते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। And as per the data, this is the first repo rate hike in 4 year and inter-meeting hike in more than 1 decade। तो ऐसा सरप्राइज मूव फिलहाल 10 सालों से आरबीआई ने नहीं लिया था, बट बिकॉज ऑफ दिस ऑफ साइकिल मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू मीटिंग एंड प्रेशर बाय मोस्ट, और बोल सकते हैं एग्रीमेंट बाय मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ एमपीसी, आरबीआई हैज़ टू गो फॉर इट। और अगर ऑफ साइकिल मीटिंग की बात करी जाए तो इट इज़ द होल सोल डिस्क्रिशन एज पर द लॉ। ये पूरा का पूरा गवर्नर, आरबीआई के जो गवर्नर हैं उन पर डिपेंड करता है कि उन्हें क्या लगता है कि एक एक्स्ट्रा मीटिंग की ज़रूरत है या नहीं, ऑफ साइकिल मीटिंग की ज़रूरत है या नहीं, और वो अपने कन्वेंशन, अपने डिस्क्रिशन के बेसिस पर उस ऑफ साइकिल मीटिंग को कॉल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनको लग रहा था कि जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, देयर इज़ अ नीड फॉर ऑफ साइकिल मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू मीटिंग, और उसी के लिए मई के स्टार्टिंग में ये मीटिंग कॉल करी गई थी, जहां पर 40 बेसिस पॉइंट के रेपो रेट में इंक्रीज़ किया गया और सीआरआर में इंक्रीज़ किया गया unanimously। minded student, most of the members were agreed on this particular point। हालांकि रेट हाइक के क्वांटम को लेकर के, एक्सटेंट को लेकर के थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। कुछ का कहना था 50 बेसिस पॉइंट इंक्रीज किया जाए, कुछ का कहना था 40 बेसिस पॉइंट। ओवरऑल रेट हाइक पर सबका एग्रीमेंट था। क्वांटम में थोड़ा सा डिफरेंसेस था, जिसको लेकर के बाद में इश्यूज रिजॉल्व हुए और 40 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज सीआरआर में प्रपोज किया गया एज पर द रिसेंटली पब्लिश्ड मिनट्स ऑफ मीटिंग। इसके अलावा एक और न्यूज़ आरबीआई से रिलेटेड दी हुई है, जहां पर जिस तरह से इंडियन रुपी क्रैश कर रहा है उसको देखते हुए आरबीआई के जो इंटरवेंशन है, आरबीआई किस तरीके से रेस्क्यू कर रहा है रुपी के डेप्रिसिएशन को, वो उस न्यूज़ को कवर किया। तो उसको भी हम देख लेते हैं क्या है। एट $20 बिलियन हाईएस्ट एवर डॉलर सेल्स बाय आरबीआई इन अ मंथ। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सोल्ड $20 बिलियन इन द मंथ ऑफ मार्च ऑन अ नेट बेसिस इन अ स्पॉट मार्केट। अप्रॉक्सीमेटली $20 बिलियन आरबीआई ने सेल किए हैं मार्च के मंथ में स्पॉट मार्केट में, एंड दिस इज द हाईएस्ट एवर इन एनी मंथ। क्यों? जस्ट टू स्टेबलाइज द रुपी फॉल, क्योंकि रुपी फॉल जिस तरीके से मार्च 7 को फॉल हुआ था अपने हिस्टोरिकल फॉल में, उसके बाद आरबीआई ने बहुत सारे इंटरवेंशन किए। इफ़ यू रिमेंबर 7 मार्च को इंडियन रुपी 77 पर डॉलर के रेट तक पहुंच गया था, और इसी के बाद आरबीआई इमीडिएटली, हम बोल सकते हैं, एक्शन में आ गया था और अप्रॉक्सीमेटली मार्च के मंथ में $20 बिलियन के जो स्पॉट मार्केट में सेलिंग करी थी आरबीआई ने, जस्ट टू स्टेबलाइज द इंडियन रुपी, एंड दिस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट एवर इन एनी मंथ। अगर हम देखें इससे पहले कितना, इससे पहले कब आरबीआई ने सबसे ज़्यादा सेल करी थी, तो 2008 में, इफ़ यू नो द डेटा एंड इफ़ यू रिमेंबर, 2008 में जबकि रिसेशनरी विंड्स थी वो आई थी, उस समय आरबीआई ने $18.66 बिलियन सेल किए थे स्पॉट मार्केट में, जस्ट टू मेंटेन द डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी। हालांकि इसके बावजूद भी मई के मंथ में हमें इंडियन रुपी में स्टॉक फॉल या डिक्लाइन देखने को मिल रहा है फिलहाल के लिए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। बी वॉचफुल ऑफ जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, दास टेल्स बैंक। तो ये भी आरबीआई और जो आरबीआई के गवर्नर्स हैं उनके ओपिनियन से रिलेटेड न्यूज़ है, उसको भी हम इसी सेक्शन में कवर करेंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं मिस्टर शक्तिकांत दास, उन्होंने एक मीटिंग में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को ब्रीफ किया और उन्होंने ये कहा कि दोनों ही तरह के बैंक, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हों चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हों, दे शुड बी वॉचफुल द जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट, क्योंकि इस समय इंडियन इकोनॉमी में जो भी कुछ हो रहा है, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो या एक्सपोर्ट बैन हो, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल और जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट। सो उसी को लेकर के मिस्टर जो शक्तिकांत दास हैं उन्होंने प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बोला है दैट दे शुड रिमेन वॉचफुल टू द रीसेंट जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड अकॉर्डिंगली टेक द मेजर्स। तो
अपने कैपिटल को इंक्रीज़ करने के लिए, बैलेंस शीट्स को शील्ड अप करने के लिए, जिससे कि कोई भी पोटेंशियल इम्पैक्ट बैंक्स की बैलेंस शीट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे. बैंक शुड बी वॉचफुल टू द जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट दैट इज़ हैपनिंग. तो जिस तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन हो रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी भी डिक्लाइन हो रही है, प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर बैन लग रहा है, तो बैंक शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट दीज डेवलपमेंट और उसी के अकॉर्डिंग बैंक्स को मेजर लेते रहना चाहिए इन ऑर्डर टू कीप देयर बैलेंस शीट स्ट्रेंथन. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड. GOM कॉल्स फॉर 28% GST ऑन ऑनलाइन गेमिंग एंड कसिनो. ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और गैम्बलिंग पर कितनी GST लगाई जाए, क्योंकि ऑल दीज आर द कंसीडर्ड एज अ सिन गुड्स एंड सर्विसेज. इसको लेकर के हमेशा से कंट्रोवर्सी रही. तो रिसेंटली एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने रिकमेंडेशन दी है कि जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, कसिनोज हैं, रेसेस हैं, उन पर फ्लैट 28% का GST इम्पोज किया जाए, बिकॉज दीज एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज आर कंसीडर्ड एज सिन एक्टिविटीज़ एंड गुड्स. तो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, जो कि एक पैनल सेटअप किया गया था फॉर प्रपोजिंग फॉर रिकमेंडिंग द GST रेट्स ऑन दीज टाइप्स ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स. तो पैनल ऑफ मिनिस्टर्स ने सजेस्ट किया है कि द टैक्स दैट शुड बी लेवीड ऑन casinos, online gambling, online gaming, races should be 28% and it should be levied on entire face value or the bet amount, not on the total transaction value. The transaction value, ये value को लेकर के भी कितने की transaction value के according या face value या bet amount पर टैक्स लगे. तो जो मिनिस्टर्स पैनल है उसकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग जो बेट वैल्यू है, फेस वैल्यू, जो बेटिंग लगाई जा रही है, जो कसिनो में जो बेट अमाउंट किया जा रहा है, उस पर 28% का टैक्सेशन लगाया जाए, ना कि टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू पर. माइंडेड स्टूडेंट, टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू इंक्लूड द प्राइज मनी और द नेट कमीशन दैट accrued to the gaming firm. So total transactions में जो कसिनोज होते हैं उनका कमीशन भी होता है. इंडिविजुअल कसिनोज जो विन करते हैं प्राइज, तो प्राइज मनी भी उसमें इंक्लूड होता है. तो डेफिनेटली अगर ट्रांजैक्शन वैल्यूज़ पर टैक्स लगेगा, GST 28% लगेगी, तो वो ज़्यादा होगी. तो इसीलिए जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जो पैनल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसने सजेस्ट किया जो बेट अमाउंट है, जो इंडिविजुअल बेटिंग में लगा रहा है, गैम्बलिंग में लगा रहा है, उस पर 28% अट्रैक्ट किया जाए. एंड द प्रपोज मूव टू लेवी टैक्स ऑन फेस वैल्यू विल नॉट अफेक्ट द स्टेट रेवेन्यू. सीधा सीधा रीज़न इसका यही है. कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर गैम्बलिंग, कसिनोज अलाउड हैं, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ बैन है. क्यों अलाउड है? क्योंकि ये इस तरह की जो सर्विसेज हैं ये बहुत ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट करती हैं. और इसी को लेकर के जो पैनल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो पैनल उसने सजेस्ट किया है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू पर अगर लगाया जाएगा तो इट विल डिस्करेज दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, और इसकी वजह से जो स्टेट्स हैं उनका रिवेन्यू इम्पैक्ट करेगा. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ एप्रोप्रिएट टू impose 28% GST on the bet value or the face value of casino, online gambling and races like activities. तो GST काउंसिल को डिटेल रिपोर्ट इस वीक के एंड तक सबमिट कर दी जाएगी. अब कितनी रिकमेंडेशन को GST काउंसिल एक्सेप्ट करती है, कितनी को नहीं करती है, बेट वैल्यू और ट्रांजैक्शन वैल्यू पर ये 28% अप्लाई किया जाता है, या इसके अलावा 28% प्लस सेस जो भी डिमांड थी, या सरचार्ज, ये भी एक डिमांड आ रही थी कि ये भी 28 प्लस सरचार्ज लगाया, सेस लगाया जाए, जस्ट टू डिस्करेज दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़. तो क्या कितनी कितनी रिकमेंडेशंस को GST काउंसिल एक्सेप्ट करेगी, ये फ्यूचर में देखने वाली बात है. बट दीज आर द फ्यू रिकमेंडेशन. कसिनोज टैक्सेस विल बी एप्लीकेबल ऑन द amount paid at entry level, but no taxes on each betting transactions in casinos. Horse racing would continue to attract 28% GST, and all these recommendations will not impact the state's revenue at the time of post-pandemic. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 that is given on page number 6 of business standard. Basically इस particular
कैटेगरी में सेक्शन में जो रीसेंट डिसीजन कैबिनेट ले लिए हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन, उसको कवर किया है हमने। तो देख लेते हैं पहला डिसीजन क्या है। कैबिनेट इंपावर्स पीएसयू बोर्ड ऑन स्टेक सेल एंड सब्सिडरी क्लोजर। तो डिसइन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट या डाइवेस्टमेंट की प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे को कुछ रूल्स में चेंज किया है, कुछ गाइडलाइंस प्रपोज करी हैं, और उस प्रपोजल के तहत नाउ बोर्ड ऑफ एनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कैन रिकमेंड फॉर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट और माइनॉरिटी स्टेक सेल। तो जो आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ये पावर होगी। इफ दे वांट टू रिकमेंड, they can recommend strategic disinvestment, minority stake sale and closure of their subsidiary and joint ventures। अभी तक ये पावर बोर्ड्स के पास नहीं होती थी। रिसेंटली PSU boards, or we can say currently PSU boards have the authority to make equity investment and undertake merger and acquisition subject to certain net worth ceiling। इसके अलावा कुछ ही पीएसयूज को माइनॉरिटी स्टेक सेल करने की परमिशन थी या पावर थी कि बोर्ड जो है वो माइनॉरिटी स्टेक सेल कर पाए। बट नाउ एज पर द रीसेंट गाइडलाइंस और द अप्रूवल बाय यूनियन कैबिनेट, बोर्ड हैज़ द पावर टू गो फॉर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब बड़े बड़े स्टेक को भी सेल कर सकते हैं बोर्ड अप्रूवल के थ्रू। सब्सिडरीज को क्लोज कर सकते हैं, ज्वाइंट वेंचर्स को क्लोज कर सकते हैं, माइनॉरिटी स्टेक सेलिंग पर तो पहले भी जा सकते थे। द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट will be open and based on the principle of competitive bidding। लेकिन जो भी डिसइन्वेस्टमेंट होगा दैट शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव बिडिंग। कोई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या अदर रूल के हिसाब से नहीं होगा, जिससे कि जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसको कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो। सो द गाइडलाइन फॉर द सेम विल बी लेड डाउन बाय दीपम। तो जो ये रीसेंट अप्रूवल दिया गया है यूनियन कैबिनेट से बोर्ड्स को, पीएसयूज के बोर्ड्स को, उसके लिए जो डिटेल गाइडलाइंस हैं वो दीपम के थ्रू बनाई जाएंगी आगे आने वाले टाइम में। और किसी भी पीएसयू के क्लोजर के लिए, जॉइंट वेंचर के क्लोजर के लिए या सब्सिडरी के क्लोजर के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस डीपीई, तो दीपम और डीपीई ये दोनों ही डिपार्टमेंट्स मिलकर के डिटेल गाइडलाइन इशू करेंगे ऑन दिस रिसेंटली अप्रूव्ड प्रपोजल बाय यूनियन कैबिनेट। और ऐसा माना जा रहा है कि इस अप्रूवल के बाद से, इस एम्पावरमेंट के बाद से, जो बोर्ड्स को एम्पावर कर दिया गया है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीडिंग्स के लिए, तो जो डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस है इंडिया में जो वो इम्प्रूव हो सकेगी। क्योंकि रिसेंटली कुछ टाइम से गवर्नमेंट का जो फोकस है वो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पर बहुत है, बट पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे हर्डल्स आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने जो टारगेट सेट किया था डिसइन्वेस्टमेंट का वो अचीव नहीं हो पा रहा है। तो इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करने के लिए अब बोर्ड्स को भी एम्पावर्ड कर दिया गया है फॉर टेकिंग डिसीजन, फॉर रिकमेंडिंग डिसीजंस ऑन स्ट्रेटेजिक disinvestment। So in principle approval for strategic disinvestment power has been now given to the board of PSUs as per the recently held meeting, जहाँ पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर बहुत सारे थे, इन्वॉल्व थे, उन सब ने मिलकर के बोर्ड्स को एम्पावरमेंट किया है और एम्पावर किया है ऑन दिस इशू। इसके अलावा रिसेंटली कैबिनेट ने, यूनियन कैबिनेट ने न्यू बायोफ्यूल पॉलिसी को अप्रूव किया। ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको हम यहाँ कवर कर रहे हैं। देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। इन न्यू बायोफ्यूल पॉलिसी कैबिनेट एडवांसेस टारगेट टू ब्लेंड एथेनॉल टू फाइनेंशियल ईयर 26। तो यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे को नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 को अप्रूवल दे दिया है विद सेवरल अमेंडमेंट्स, एंड वन ऑफ द मेजर अमेंडमेंट्स बीइंग द डिसीजन टू एडवांस द टारगेट ऑफ 20% ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल इन पेट्रोल फ्रॉम 2030 टू 2025 टू 26। तो जो टारगेट पहले 2030 रखा गया था 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए, उसको कम करके 2026 कर दिया गया। यानी अब जो कंपनीज़ हैं, रिफाइनरी कंपनीज हैं, पेट्रोल डीजल कंपनी, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और एमसीज हैं, उनको 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट अचीव करना है। कब तक? फाइनेंशियल ईयर 2026 तक, जो कि 2030 था पहले। तो फाइनली यूनियन कैबिनेट ने नेशनल
बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 को अप्रूवल दे दिया है विथ लॉट्स ऑफ अमेंडमेंट. इफ यू रिमेंबर, दिस पॉलिसी वाज ड्राफ्टेड टू हेल्प इन मीटिंग द टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग इम्पोर्ट डिपेंडेंसी. कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिस तरह से इंडिया की डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल को लेकर के फॉरेन मार्केट्स पर, अदर कंट्रीज़ पर, उसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे डिसीजन ले रही है, जिसमें से बायोफ्यूल को प्रमोट करना, एथेनॉल ब्लेंडिंग को प्रमोट करना एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है. तो 2018 में ये पॉलिसी को ड्राफ्ट किया गया था. इसके बाद इसमें बहुत सारे चेंजेस प्रपोज किए गए. फाइनली यूनियन कैबिनेट ने इस नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 को अप्रूवल दे दिया है. इससे पहले जो पॉलिसी थी उसके अकॉर्डिंग 2014-15 की जो पॉलिसी नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी थी उसमें 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट रखा गया था फाइनेंशियल ईयर 22 तक के लिए. दिस टारगेट इज टू बी अचीव्ड बाय अडॉप्टिंग द 5-pronged स्ट्रैटेजी. कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज थी? डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना, adopting biofuel and renewable forms of energy, efficiency norms को change करना, improvement in refinery process and demand substitution. So these were the 5-pronged strategy जिसको लेते हुए गवर्नमेंट ने फिलहाल के लिए नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी को 2018 को अप्रूवल दे दिया है. एंड दिस पॉलिसी, अगर बोले नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी कब से बनना शुरू हुई, तो 2009 में सबसे पहले नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी आई थी. इसके बाद 14-15 में, देन नाउ 2018 की जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट हुई है. तो 5-pronged स्ट्रैटेजी के साथ गवर्नमेंट विल ट्राई टू रिड्यूस द इम्पोर्ट डिपेंडेंसी इन केस ऑफ फॉसिल फ्यूल एनर्जी. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स. गवर्नमेंट पुशेस स्टेट्स जेनकोस टू इम्पोर्ट कोल टू ऑफसेट द शॉर्टेज. कोल की शॉर्टेज को लेकर के गवर्नमेंट कंटिन्यूसली मेजर्स ले रही है. एंड एज पर द रीसेंट मेजर्स, यूनियन गवर्नमेंट ने या सेंटर ने वेडनेसडे को डायरेक्ट किया है किसको? स्टेट्स और एंड पावर जनरेटिंग कंपनीज को, जेनकोस को, स्टेट ओन जो पावर जनरेटिंग कंपनीज हैं उनको डायरेक्शंस दिए हैं दैट दे शुड इम्पोर्ट कोल बिफोर द मानसून. पहले प्राइवेट सेक्टर को, नाउ तो स्टेट ओन कंपनीज को कि भैया मानसून से पहले आप मैक्सिमम कोल जो है वो इम्पोर्ट कर ले, जिससे कि जो कोल शॉर्टेज को लेकर के रिस्क है आगे आने वाले टाइम में उसको रिड्यूस किया जा सके. तो मानसून से पहले आप मैक्सिमम जो कोल आपको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करके आप स्टोरेज हाउसेस में, वेयर हाउसेस में इसको रख लीजिए. द पावर मिनिस्ट्री टोल्ड द जेनकोस दैट कोल ब्लेंडिंग बेंचमार्क वुड बी इंक्रीज टू 15% फ्रॉम द 10% मार्क इफ दे डू नॉट इम्पोर्ट कोल बाय द एंड ऑफ दिस मंथ. तो जो टारगेट है इम्पोर्टेड कोल ब्लेंडिंग का उसको 10% से इंक्रीज करके 15% कर दिया है. और उसके लिए स्टेट्स को बोला गया है, जेनकोस को बोला गया कि अपने अपने लिए आप इम्पोर्टेड कोल अवेलेबल कर लें. तो मानसून से पहले कंपनीज को डायरेक्ट किया गया है कि दे शुड हैव द प्रॉपर कोल रिजर्वॉयर्स. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. रुचि सोया बाइज पतंजलि's फूड बिजनेस फॉर ₹690 करोड़. तो एडिबल ऑयल मेजर रुचि सोया ने पतंजलि का जो फूड का बिजनेस है वो 690 करोड़ रुपए में खरीद लिया है. एंड दिस इज एक्सपेक्टेड टू फास्ट ट्रैक द रुचि सोया शिफ्ट टू फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कैटेगरी. तो अब केवल एडिबल ऑयल से के सेक्टर से मूव करके रुचि सोया जो है वो एफएमसीजी की कैटेगरी में भी जंप कर जाएगा. तो रेगुलेटरी अप्रूवल्स बाकी हैं. And after this regulatory approval, the name of Ruchi Soya Industry Limited will be changed to Patanjali Foods Limited. It means Patanjali फूड का जो नाम है वो रिटेन किया जाएगा इन ऑर्डर टू हैव द बेटर ब्रांड वैल्यू. तो रुचि सोया का नाम रिप्लेस होकर के आप पतंजलि फूड लिमिटेड हो जाएगा आफ्टर प्रॉपर रेगुलेटरी अप्रूवल. एंड दिस विल मार्क द एंट्री ऑफ रुचि सोया इनटू एफएमसीजी सेक्टर. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. जेएसडब्ल्यू एंटर्स एक्सक्लूसिव टॉक्स टू बाई मित्रा इन अप टू $2 बिलियन डील्स. तो रिसेंटली अंबुजा सीमेंट की जो रेस थी वो जीएसडब्ल्यू हार गई. इसके बाद अब जीएसडब्ल्यू इज नाउ एंटर्ड इनटू एक्सक्लूसिव टॉक टू एक्वायर द मित्रा एनर्जी. तो मित्रा एनर्जी को अब एक्वायर करने के लिए जो टॉक्स हैं, नेगोशिएशंस हैं वो स्टार्ट हो गए हैं. दिस इज अ रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी विद द कैपेसिटी ऑफ 1800 मेगावाट्स.
तो रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी है, उसको एक्वायर करने जा रहा है जेएसडब्ल्यू। उसके लिए नेगोशिएशन शुरू हो गया एंड दिस विल मार्क द एंट्री ऑफ जेएसडब्ल्यू इन केस ऑफ रिन्यूएबल एंड ग्रीन एनर्जी। करंटली जेएसडब्ल्यू की जो कैपेसिटी है दैट इज 7 गीगावाट्स एंड दिस एक्विजिशन विल इंक्रीज इट अप टू 20 megawatts by 2030. So renewable energy comprises 85% of total capacity by 2030 in case of JSW. So let us see whether this particular negotiation will be successful or not. अब देख लेते हैं next clip. Outward remittances through LRS hits all-time high in financial year 22. Outward remittances under RBI liberalized remittance scheme, that is LRS, इसको आप याद रखेंगे, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। तो आरबीआई की एक ये स्कीम जिसके तहत जो रेमिटेंसेज हैं उसको थोड़ा सा ईज आउट किया गया था। रेमिटेंसेज की अगर हम बात करें तो इंडिया इज़ वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री इन टर्म्स ऑफ द रेमिटेंसेज। इंडिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेज आते हैं। तो यहाँ फिलहाल के लिए हम आउट टू वर्ल्ड रेमिटेंसेज की बात कर रहे हैं। तो अंडर द न्यू पॉलिसी ऑन द लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम बाय आरबीआई, the outward remittances was at all-time high in financial year 22 as it made the strong comeback from the previous year's tepid show because of the COVID-19 led disruption. So this is the outward remittances under the LRS scheme, that is liberalized remittance scheme. तो पिछले साल के कंपैरिजन में फाइनेंशियल ईयर 22 के कंपैरिजन में अप्रॉक्सीमेटली 54% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है आउट वर्ल्ड रेमिटेंसेस में। आउट वर्ल्ड मतलब बाहर जाने वाले रेमिटेंसेस, जो इनवर्ड हैं जो आ रहे हैं वो नहीं, जो कि यहाँ से बाहर भेजे जा रहे हैं। अगर एलआरएस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें तो 2004 में ये स्कीम आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करी थी, अंडर विच ऑल द रेजिडेंट्स इंडिविजुअल इंक्लूडिंग द माइनर्स आर अलाउड टू फ्रीली रेमिट अप टू $250,000 per financial year for any permissible current or capital account transactions or combination of both. So this scheme was introduced in February 4, 2004 with the limit of $25,000. So because of the increase in travel, because of the overseas education, because of these two segments, there has been the healthy growth in financial year 22 as the Indian remitted over $5.17 billion in year, up from 35% from financial year 21, where Indian has remitted approximately 3.83 billion. और outward remittances क्या होते हैं? Outward remittances are the transfer of fund in the form of foreign exchange by a person from India to a beneficiary outside the India. So except Nepal and Bhutan. It may be for any bona fide purpose at permissible under FEMA. तो FEMA के परमिशेबल या परमिशन के अंडर जो भी रेमिटेंसेस इंडियंस के द्वारा बाहर के कंट्रीज़ या में को भेजे जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, दैट ऑल कॉल्ड एज आउट वर्ल्ड रेमिटेंसेस। इन वर्ल्ड रेमिटेंसेस जो कि बाहर से इंडिया में आ रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस एलआरएस पॉलिसी, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, जो कि आरबीआई ने 2004 में इंट्रोड्यूस करी थी, उसकी वजह से अगर हम देखें तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है आउटवर्ल्ड रेमिटेंसेस के केस में। मोर स्पेसिफिकली ट्रैवल और एजुकेशन के पर्पस इंडियन जो है वो ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। S&P कट्स इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट बाय फाइनेंशियल ईयर for financial year 23 to 7.3%, sees inflation at 6.3%. So S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी, जिसको हम स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग एजेंसी भी बोलते हैं, उसने वेडनेसडे को इंडिया का जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको 7.8% से रिड्यूस करके 7.3% कर दिया है। और रीज़न क्या साइट किया है? राइजिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर एंड लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड रशिया यूक्रेन वॉर। इसकी वजह से ग्लोबल फैक्टर्स जो हैं, सप्लाई चेन, कमोडिटी प्राइस, वो सब डिस्टर्ब रहेंगे, जिसका इम्पैक्ट इंडिया में इन्फ्लेशनरी प्रेशर के फॉर्म में देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो प्रोजेक्शन है वो रिवाइज की हैं S&P ग्लोबल ने और 7.8% से रिड्यूस करके 7.3% कर दिया। और ऐसा सिर्फ S&P ने नहीं किया है, बहुत सारी अगर हम एजेंसी से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देखें तो सब ने इंडिया के केस में, और केवल इंडिया के ही केस में नहीं, अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज के केस में भी
ग्रोथ प्रोजेक्शंस को रिवाइज किया है, मोर स्पेसिफिकली डाउनवर्ड पैटर्न में रिवाइज किया, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, फिच हो, एसएनपी हो, मॉर्गन स्टैनले हो, सिटी ग्रुप हो, आईसीआरए हो, चाहे वो आरबीआई ही क्यों ना हो। एंड एज पर दिस रेटिंग एजेंसी एसएनपी ग्लोबल, जो इन्फ्लेशन का फोकास्ट है, दैट इन्फ्लेशन फोकास्ट फॉर इंडिया बाई 19 बेसिस पॉइंट टू 6.3%, तो इन्फ्लेशन के फोकास्ट को 90 बीपीएस तक इंक्रीज किया है, और जीडीपी का जो फोकास्ट है उसको स्लैश डाउन किया है बिकॉज ऑफ द वीकर global economic scenario and longer than expected Russia-Ukraine war or crisis. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.